हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई आप लोग। उम्मीद करूँगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई पर जो है पूरी तरह से आप लोग कंसंट्रेट कर रहे होंगे। चलिए, आप लोगों की हेल्प के लिए मैं आज फिर हाजिर हूँ। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, और आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया था और बात किया था पोलन ग्रेन की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है ना, उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, चलिए इसके आगे आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, देखिए लास्ट पॉइंट से एक पॉइंट रह गया है जिसको हम कहते हैं क्या, पोलन बैंक के बारे में पढ़ना है। पोलन बैंक में क्या होता है, पोलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, तो पोलन ग्रेन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज आर स्टोर्ड, ठीक है, कहाँ स्टोर, इन लिक्विड नाइट्रोजन, आर स्टोर इन लिक्विड नाइट्रोजन फॉर ईयर्स। ठीक है, मतलब बहुत लंबे समय तक। अब जो प्रोसेस है, देखो एक प्रोसेस नाम आता है जिसका नाम है क्रायो प्रिजर्वेशन। इस नाम को ढंग से समझिएगा, क्या नाम है, क्रायो प्रिजर्वेशन। इसमें होगा क्या, इसमें सेल को -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में अगर प्रिजर्व करते हैं तो उसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो पोलन बैंक बनाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब हमने बात की पोलन बैंक कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद पोलन बैंक की क्या एडवांटेज क्या क्या है। तो एडवांटेज तो ये है कि पोलन बैंक की हेल्प से पोलन ग्रेन को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है टू अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, बहुत लंबी दूरियों तक इसके ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ओके, और दूसरा जो पॉइंट है दैट इट हेल्प टू सेव, ठीक है ना, इट हेल्प टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। ठीक है, या बहुत रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बची हैं, तो उनके पोलन ग्रेन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं और इनको उन एरिया में एक्सप्लोर किया जा सकता है। इन स्पीसीज़ को उन एरियाज़ में डेवलप किया जा सकता है जिन एरिया से ये स्पीसीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। तो पोलन बैंक हेल्प इन सेविंग द स्पीसीज ऑल्सो। ओके, अब आज की बात, जो आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है कार्पल या पिस्टिल। ठीक है, आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बात करेंगे। सो द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टिल और कार्पल। ठीक है, इन आ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ओके, अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, दिस इज द डायग्राम ऑफ ए पिस्टिल और कार्पल। तो इसमें तीन पार्ट हैं। दिस पार्ट इज स्टिग्मा, ठीक है, दिस इज फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द स्टाइल, एंड दिस एंड पार्ट इज नोन एज द ओवेरी। इनके काम क्या हैं, स्टिग्मा का काम है पोलन ग्रेन को रिसीव करना पोलिनेशन के बाद। ठीक है, स्टाइल का काम है पोलन ट्यूब को डेवलप करने में हेल्प करना, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होती है एग सेल, एग सेल का मतलब होता है फीमेल गैमेट। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं कि एंड्रोशियम जो है वो होता है मेल गैमेटोफाइट, और जो गाइनोशियम होता है उसको कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। सो द फीमेल रीजेनरेटिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द गाइनोशियम। और गाइनोशियम किससे मिलकर बनता हुआ है, गाइनोशियम की जो यूनिट है वो कार्पल है या पिस्टिल है। ठीक है, ये जो गाइनोशियम है इसके बारे में आप लोगों ने 11वीं क्लास में भी पढ़ रखा जब हम लोगों ने फैमिलीज पढ़ी थी। तो गाइनोशियम जो है उसको हम, उसकी वो कई तरह का हो सकता है। गाइनोशियम इज से दैट इट इज मोनोकार्पिलरी। मोनोकार्पिलरी का मतलब होता है अगर सिंगल कार्पल या सिंगल पिस्टल है, ओनली वन, ठीक है ना, ओनली वन पिस्टिल और सिंगल पिस्टिल इज देयर। तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि पी है और क्या है, बीन है। ठीक है, देन अगर एक से ज़्यादा है, इफ़ पिस्टिल आर मोर देन वन, ठीक है, सो दैट कंडीशन व्हाट, दैट कंडीशन नोन एज द मल्टीकार्पिलरी। ठीक है, देन सिनकार्पस। सिनकार्पस क्या होते हैं, सिनकार्पस
ओवेरियस सिनकार्पस गाइनोसियम वो होता है अगर पिस्टिल फ्यूज हों, पढ़ रखा है ना, क्या हो, फ्यूज हों, जो कंबाइन कहते हैं। एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा, टोमेटो में मिलेगा, ठीक है, कहाँ मिलेगा, टोमेटो मिलेगा, या कहाँ मिलेगा, या कुकुम्बर में मिलेगा। दूसरा क्या है, दूसरी कंडीशन है एपोकार्पस। एपोकार्पस क्या हो सकती है कि अगर जो है पिस्टिल फ्री हो तो उसको एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने क्या हो सकता है, लोटस इज द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एपोकार्पस गाइनोसियम। देन दिस इज ए डायग्राम ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल जो है, ठीक है, इट कंटेन्स द एग एपरेटस विद एम्ब्रियो सैक। इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें स्ट्रक्चर में वो है फ्यूनिकल, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज डायरेक्टली अटैच टू दी प्लेसेंटा। फ्यूनिकल किससे अटैच रहता है, फ्यूनिकल रहता है प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा ओवेरी का वो पॉइंट है जहाँ से ओव्यूल कनेक्ट रहता है। तो प्लेसेंटा इज द पॉइंट बिटवीन द फ्यूनिकल एंड द ओवेरियन वॉल, ठीक है, यहाँ से दोनों अटैच रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है दैट इज द हिलम, ठीक है। हिलम जो है वो ओव्यूल की मेन बॉडी बनाता है, ठीक है। अब हिलम से ही अटैच रहते हैं दो इंटेग्यूमेंट, ठीक है। फर्स्ट इज आउटर इंटेग्यूमेंट, देन इनर इंटेग्यूमेंट। ये जो इंटेग्यूमेंट होते हैं दे आर मेड अप ऑफ द डिप्लॉयड सेल्स एंड दे आर द फ्यूचर सीड कोड। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो एम्ब्रियो से बनेगा सीड, ठीक है। और जब एम्ब्रियो से सीड बनेगा तो उसका सीड कोड का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ से होगा, वो होगा इन इंटेग्यूमेंट से। देन नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूसीलस, ठीक है। न्यूसीलस इज द मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल। दोबारा पूछे कह रहा हूँ, द सेल्स आर डिप्लॉयड। पूछी जाती है कि न्यूसीलस की सेल्स कैसी होती हैं। द सेल्स आर डिप्लॉयड एंड दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द ओव्यूल एंड इट हैज द ड्यूल फंक्शन। एनी सेल ऑफ द न्यूसीलस इज डेवलप्ड इनटू द एम्ब्रियो सैक। कोई भी एक सेल न्यूसीलस की वो एम्ब्रियो सैक में डेवलप होगी, ठीक है। और बाकी की जो सेल्स हैं दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। बाकी की सेल क्या प्रोवाइड करानी है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। एंड आफ्टर द न्यूसीलस देयर इज ए एरिया, दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया इज नोन एज द चालिजा। अब यहाँ पर आपको दो पोल दिखाई दे रहे हैं, एक होता है चालिजल पोल। चालिजल पोल मतलब जिस एंड पर चालिजा होता है उसको चालिजल पोल कहते हैं, और एक होता है माइक्रोपाइलर पोल, इसको माइक्रोपाइलर एंड भी कहते हैं। तो किसी भी ओव्यूल में दो एंड होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड जहाँ पर माइक्रोपाइल होता है, एक होता है चालिजल जहाँ पर क्या होता है, चालिजा होता है। तो अब इन सारी चीज़ों को, जितने भी ऑर्गन मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये आप लोगों की समझ में आ जाने चाहिए। डायग्राम दिया जाता है एग्जाम में, और इन डायग्राम के थ्रू आप लोगों को ये बताना होता है कि कौन सा ऑर्गन है और इसका फंक्शन क्या है, मतलब लेबलिंग कराएगा और आपसे फंक्शन पूछेगा। चलिए अब हम बात करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस, या फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसको हम मेगास्पोर भी कहते हैं। अब यहाँ से एक डायग्राम है आप लोगों के पास में, ये टिपिकल डायग्राम है, जैसे स्टिग्मा स्टाइल ओवरी क्या है, गाइनोसियम का डायग्राम है, कार्पेल का डायग्राम है। अब पहले डायग्राम नंबर 1 में आपको एक सीक्वेंस में बताऊंगा, ये डायग्राम नंबर 1 है। इस डायग्राम नंबर 1 में ये पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ है, दिस पॉइंट इज नोन एज द प्लेसेंटा। मैंने बताया था कि प्लेसेंटा वो पॉइंट है ओवेरियन वॉल का जहाँ से ओव्यूल का फ्यूनिकल अटैच रहता है ओवेरियन वॉल से। तो यहाँ से आप लोग इस पॉइंट से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दीज आर द टू इंटेग्यूमेंट्स एंड दिस इज द न्यूसीलस, ओके। अब यहाँ से जो पॉइंट 3 है, इसमें से न्यूसीलस की कोई भी सेल साइज में बड़ी होकर एमएमसी बनाएगी। एमएमसी का मतलब मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। कोई भी सेल
मैंने कहा था इसके दो काम हैं कि एग एपरेटस का या एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट भी कहाँ से होता है, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट भी न्यूक्लियस से होता है, और बाकी सेल्स जो हैं वो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते। तो यानी कि अब जो मेगास्पोर बनेगा वो इस सेल से बनेगा, एंड दिस सेल इज नोन एज द एमएमसी, और ये सेल हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से डेवलप होती है। ठीक है, अब आप यहाँ पे डायग्राम नंबर 4 देखिएगा। डायग्राम नंबर 4 में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको 4 मेगास्पोर दिखा रखे हैं, यानी कि अब एमएमसी में सेल डिवीजन हुआ है मियोसिस। ठीक है, एमएमसी क्या है, डिप्लॉइड है। मेगास्पोर मदर सेल इज ए डिप्लॉइड सेल एंड इट अंडरगोज मियोसिस एंड फॉर्म द 4 हैप्लॉइड सेल्स। ये कैसी सेल्स है, देयर हैप्लॉइड कंटेन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो टेट्रेड बना, लीनियर टेट्रेड बना। ठीक है, अब आगे वाली कंडीशन में क्या होगा, इन 4 में से 3 सेल्स डीजेनरेट हो जाएंगी और केवल एक सेल बचेगी, एक मेगास्पोर बचेगा, और यही मेगास्पोर क्या कहलाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर बनेगा। और आगे के जो डेवलपमेंट होगा, आगे का डेवलपमेंट इसी मेगास्पोर के थ्रू होगा। ठीक है, यानी कि 5वां डायग्राम आपको ये दिखा रहा है कि 3 मेगास्पोर खत्म हो गए। 6ठा डायग्राम आपको ये दिखा रहा है कि एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा है। ठीक है, अब आप डायग्राम नंबर 7 में आइए। डायग्राम नंबर 7 में जो फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस है उसने डिवाइड करना शुरू किया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस कहाँ हुआ था, मियोसिस हुआ था एमएमसी में। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, 4 मेगास्पोर बनते हैं। ठीक है, फंक्शनल मेगास्पोर में जो फर्दर डिवीजन होता है वो माइटोसिस होता है। यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा है, ठीक है, वो माइटोसिस हो रहा है। कौन सा हो रहा है डिवीजन, वो डिवीजन माइटोसिस है। पहले क्या होगा, पहले 2 न्यूक्लियस बने। ठीक है, पहला माइटोसिस कंप्लीट हो गया। अब सेकंड फेज का माइटोसिस शुरू होगा तो कितने बन जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर तीसरे फेज का माइटोसिस स्टार्ट होगा तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। यहाँ पर कितने न्यूक्लियस आ गए, 8। ये न्यूक्लियस हैं। ठीक है, ये 8 न्यूक्लियस बनेंगे डायग्राम नंबर 9 तक आते आते। अब ये जो 8 न्यूक्लियस हैं वो डायग्राम 10 में आके अपने आप को अरेंज करेंगे। ये जो एंड है ये है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, ये एंड है चालीजल एंड। 3 न्यूक्लियस इसमें से माइक्रोपाइलर एंड पे चले जाएंगे, 3 न्यूक्लियस चालीजल एंड पे चले जाएंगे, और 2 न्यूक्लियस रह जाएंगे बीच में। न्यूक्लियस हैप्लॉइड है सारे के सारे। ये जो 3 न्यूक्लियस हैं यहाँ पर, ये 3 न्यूक्लियस बनाएंगे एग एपरेटस। ये जो 3 सेल बनी है यहाँ पर हैप्लॉइड सेल्स, दीज आर एग एपरेटस। ठीक है, इसमें से ये जो 2 सेल है साइड की, इन्होंने बनाया सिनर्जिड, और जो बीच वाली सेल है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा एग सेल। एग एपरेटस हमेशा माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है। ठीक है, बाकी पर जो चालीजल एंड पर जो 3 सेल का ग्रुप बना उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। और जो मिडिल में बना हुआ है, ठीक है ना, मिडिल में जो 2 सेल्स जो 2 न्यूक्लियस बचे हुए हैं, दैट इज नोन एज द पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों एक सेल बनाएंगे जिसको हम सेंट्रल सेल कहेंगे। तो यहाँ तक कंडीशन तक आते आते जो मेगास्पोर की कंडीशन है उसका मतलब ये है कि 8 न्यूक्लियस हैं और 7 सेल हैं। आपसे पूछा जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ द 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल कंडीशन को एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, अब जब आगे मैं आपको दिखाऊंगा तो ये एक प्रिंटेड डायग्राम है और सारी बातें आप लोगों को वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है। ठीक है, पहले डायड बना है, फिर टेट्रेड बना है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर मियोसिस हुआ है। ठीक है, फिर जो 3 सेल्स यहाँ पर डिजेनरेट हो जाएंगी, एक सेल डेवलप करेंगी, और ये पहला माइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, तीसरा माइटोसिस, 8 न्यूक्लियर बने। ठीक है, तो क्या बना, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर क्या 2 पोलर न्यूक्लियर होते हैं, ये एंटीपोडल्स, और ये क्या हो गए 2 सिनर्जिड्स, और ये क्या हो गया एग सेल। और ये कंप्लीट डायग्राम है किसका, ए मैच्योर डेवलप्ड एम्ब्रियो सैक का। ये चालीजल एंड पर क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं। ये क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं। ये क्या है, दोनों सिनर्जिड्स हैं। ये एग सेल है, और ये जो फिंगर लाइक आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं ये है फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ड्यूरिंग द पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इट रिसीव द पोलन ट्यूब। ठीक है,
तो ये एक जो अब जो मैं स्लाइड आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस का एक जनरल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, जो भी अब तक हम लोगों ने पढ़ा है नॉर्मल एम्ब्रियो सेल का जो डेवलपमेंट है वो सबसे पहले पॉलीगोनम में स्टडी किया गया था। कहाँ स्टडी किया गया था? पॉलीगोनम। और किसने स्टडी किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने। यानी कि जो भी हम ओव्यूल पढ़ते हैं दैट इज पॉलीगोनम टाइप। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये कह रहा है कि जो अरेंजमेंट है मेगास्पोर का, या डेवलपमेंट जो है वो मेगास्पोर का फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है द प्रोसीजर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जो एमएमसी है वो माइक्रोपाइलर एंड पर होती है। ठीक है, प्रेजेंट इन द माइक्रोपाइलर एरिया ऑफ न्यूक्लियस। और जो एमएमसी होती है उसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन होता है। अब जो डोमिनेंट पार्ट है फ्लावर का, ठीक है, उसमें से वन ऑफ द मेगास्पोर इज यूटिलिटेरियन, यानी कि एक को ही यूटिलाइज करेगा, बाकी 3 क्या हो जाएंगे? ठीक है, डेट्रियोरेट, खत्म हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी। और जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ठीक है, वही क्या बनाएगा? वही फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करेगा। जैसे कुछ जीवन के न्यूक्लियस है वो डिप्लॉयड होता है, मैं बता चुका हूँ। एमएमसी भी डिप्लॉयड होती है, और जो यूटिलिटेरियन हैप्लॉयड होती है, ठीक है, दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड। ठीक है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यहाँ पर जो यूटिलिटेरियन की बात हो रही है, यूटिलिटेरियन हैप्लॉयड सेल की बात हो रही है, वो है फंक्शनल मेगास्पोर, जो 3 दूसरी मेगास्पोर के डीजेनरेट होने के बाद बनता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 2। उम्मीद करूंगा जितना मैंने आपको समझाया बात समझ में आएगी। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा, रिपीट कर करके देखिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प देने वाला है। और आने वाले वक्त में मैं नीट की सीरीज़ शुरू करूँगा। ठीक है, नीट के लिए भी मैं दूसरी वीडियोस बनाऊंगा। ये केवल सीबीएसई के लिए है, नीट के लिए नहीं है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को बातें समझ में आई। ठीक है, चलिए, नमस्कार।